अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सलातीन दिल्ली में मौजूद खिलजी ख़ानदान और उसके पहले फरमारवा सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के बारे में मुख्तसरन इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खिलजी ख़ानदान के बारे में। तो इस बारे में तारीखदार ये कहते हैं कि जो खिलजी थे ये दरअसल चंगेज़ ख़ान के दामाद कालिज ख़ान की नस्ल से हैं। उन मुरखीन का कहना है कि कालिज ख़ान अपनी बीवी से, जो कि चंगेज़ ख़ान की बेटी थी, की वजह से नाराज़ हो गया, लेकिन उसने चंगेज़ ख़ान के खौफ की वजह से अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर ना किया। इसलिए वो बज़ाहिर तो हर तरह से अपनी बीवी को खुश रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने लिए किसी और ही जाए पनाह को ढूंढता रहा। लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आता था कि वो क्या करे। यहाँ तक कि वो ज़माना आ गया जब चंगेज़ ख़ान दरियाए सिंध के किनारे सुल्तान जलालुद्दीन शाह खुर्रम की तबाही में मसरूफ़ हुआ। ईरान और दूसरे इलाकों की मुहिम्मात से फारिग होकर अपने वापस वतन चला गया। कालिज ख़ान ने चंगेज़ ख़ान की गैर मौजूदगी में गौर और जुर्जिस्तान के पहाड़ी इलाकों का बगौर जायज़ा लिया और इस इलाके की मजबूती और इस्तेहकाम से पूरी तरह वाकफियत हासिल कर ली। और एक रोज़ मौका पाकर कालिज ख़ान अपनी बीवी, बच्चों और अहले कबीले को, जो तादाद में तकरीबन 30,000 के लगभग थे, साथ लेकर चंगेज़ ख़ान से जुदा हुआ और इस पहाड़ी इलाके की तरफ फरार हो गया और वहाँ पर मुस्तकिल क़याम इख्तियार कर लिया। कुछ ही दिनों में कालिज ख़ान ने बहुत क़ुव्वत हासिल कर ली। चंगेज़ ख़ान के इंतकाल के बाद इसके वारिसों ने कालिज ख़ान की तरफ कोई तवज्जो मरकूज़ ना की और उसका नतीजा ये हुआ कि कालिज ख़ान की औलाद और उसके कबीले की क़ुव्वत और ताकत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता चला गया। यहाँ पर एक दूसरे जो मौरख़ीन हैं वो ये कहते हैं कि चंगेज़ ख़ान से पहले भी खिलजी मौजूद थे। गौरी फरमारवाओं और उसके बाद ग़ुलामों के दौर हुकूमत में खिलजी गिरोह दर गिरोह हिंदुस्तान आकर शाही मुलाज़मतें हासिल करने लगे। इन खिलजियों में से बाद अफराद ने बहुत इक़्तिदार और रसूख हासिल किया और वो शाही उमरा और अरकान मुमलिकत के मुअज़्ज़ज़ ओहदों तक जा पहुँचे। इन खिलजी उमरा में सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ शाह खिलजी और उसका भाई महमूद शाह खिलजी का बाप कालिज ख़ान बताया जाता है। कहा जाता है कि कालिज ख़ान की निस्बत से ही उन्हें कालजी कहकर पुकारा जाता था, लेकिन कसरत इस्तेमाल से यही लफ्ज़ कालजी से बिगड़कर खिलजी बन गया था। अच्छा, जो तीसरे मौरख़ीन हैं वो ये कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफ़स के बेटे तुर्क बिन याफ़स के 11 बेटों में से एक का नाम खल्द था और खिलजी इसी औलाद को कहा जाता है। 12 तारीख जो भी हो, हमने आपको मुख्तसरन ये बता दिया। सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के तख्त व ताज के मालिक बनने से पहले हिंदुस्तान में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के ग़ुलामों की हुकूमत थी, जिसे ख़ानदान ग़ुलामा कहकर पुकारा जाता है। ख़ानदान ग़ुलामा के नामवर सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन की वफ़ात के बाद उसके पोते कैकुबाद को हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बना दिया गया। कैकुबाद 3 साल ही हुकूमत कर पाया था कि वो लकवा और फालिज के मर्ज़ में मुब्तला हो गया और आखिरकार इसका मर्ज़ रोज़ बरोज़ बढ़ता चला गया और लकवे और फालिज ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। फालिज ज़द्दा होने की वजह से कैकुबाद बिल्कुल ही माजूर हो गया और उमूर हुकूमत चलाने के काबिल ना रहा और सल्तनत के कामों में बस बराए नाम ही हिस्सा लिया करता था। बादशाह की ये हालत देखकर सल्तनत के उमरा में से हर कोई हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगा। हर अमीर के सर में हुक्मरानी का ये जो भूत सवार हो गया। इस सूरत हाल के पेश नज़र चंद मुअज़्ज़ज़ीन अरकान हुकूमत ने यही समझा कि फालिज़दा बादशाह कैकुबाद के बेटे को हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया जाए, जिसका नाम कैकुमर्स था। उस वक्त उसकी उम्र महज 3 साल थी। इन उमरा का ख्याल ये था कि कैकुमर्स को सुल्तान शमसुद्दीन का लक़ब देकर तख्त नशीन करवाया जाए। कैकुबाद की बीमारी की वजह से कैकुबाद के जिस कदर उमरा और सालार मौजूद थे, वो दरअसल तख्त नशीन और ख़ुद को बादशाह बनाने के चक्कर में मुख्तलिफ़ गिरोहों में तक़सीम हो गए थे। अच्छा, उन जो उसके मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, उन अरकान में से एक सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी भी थे और कुछ जो गिरोह थे वो उनके भी हामी थे।
वो ये चाहते थे कि सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी को हिंदुस्तान का सुल्तान बनाया जाए। अच्छा, और जो दूसरा एक और ग्रुप था वो ये चाहता था कि एक जो सल्तनत के एक दूसरे उमरा में शामिल अमीर एतमर, वो ये चाहता था कि जो कैकुमर्स जो है उसको सुल्तान बना दिया जाए। वो गिरोह ये भी चाहता था कि चूँकि जलालुद्दीन खिलजी बादशाह बनने की ख्वाब देख रहा है, लिहाजा जलालुद्दीन खिलजी और उसके साथ जितने भी लोग हैं उन सब को कत्ल करवा दिया जाए। चुनांचे इस इरादे को अमली तो जामा पहनाने के लिए उस गिरोह ने खिलजी अमीर और सिरदारों की एक फहरिस्त तैयार की और उस सरफहरिस्त में जो पहला नाम था वो जलालुद्दीन खिलजी का था और उनका इरादा ये था कि इन तमाम खिलजी उमरा और उनके जितने भी हामी हैं उनको कत्ल कर दिया जाएगा। जब ये सारी सोच हो रही थी तो उस वक्त जलालुद्दीन खिलजी जो अपने हामियों के साथ बहादुरपुर में क़याम कर रहा था। जब उसको इस सारे वाक़े की इत्तला मिली तो उसने अपने जितने भी साथी थे उनके साथ मिलकर उसने एक मजलिस बुलाई जिसमें बैठकर उन सब ने इस सूरत हाल से मुतल्लिक़ गौर करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के मुखालिफ गिरोह का सरबराह एतमर जलालुद्दीन के पास बहादुरपुर इस इरादे से गया कि वो इससे चबूतरा नासिर आने तक की दावत दे और जब वो ये दावतनामा कबूल करके वहाँ पहुँचे तो उसे गिरफ़्तार करके इसका काम तमाम कर दिया जाए। जलालुद्दीन को भी एतमर के इन इरादों की खबर हो गई, लिहाजा जिस वक्त एतमर बहावलपुर में जलालुद्दीन के पास पहुंचा तो जलालुद्दीन के हामियों ने गुस्से और गज़ब में आकर इस तुर्क अमीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद जो जलालुद्दीन के हामी थे वो हरकत में आ गए। जलालुद्दीन के बेटे जो अपनी शुजाअत और दलेरी के लिहाज से अपनी मिसाल आप थे, लश्कर लेकर दूसरे गिरोह की तरफ बढ़े। दोनों गिरोहों के दरमियान टकराव हुआ। इस वक्त गिरोह के पास मुतवक्का हुक्मरान 3 साल कैकुमर्स भी क़याम किए हुए था। जलालुद्दीन खिलजी के लश्कर ने दूसरे गिरोह पर हमला आवर होकर बहुत सौ को कत्ल कर दिया। जिस खैमे में सुल्तान कैकुमर्स क़याम किए हुआ था, इस खैमे का पर्दा चाक करके सुल्तान कैकुमर्स और उसके हर दिल अजीज़ अमीर फ़खरुद्दीन कोतवाल और उसके बेटों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया और इन सब को गिरफ़्तार करके बहादुरपुर में जलालुद्दीन खिलजी के पास ले जाया गया। दूसरे गिरोह के मुसल्लह नौजवानों ने उनका पीछा किया, लेकिन जलालुद्दीन के बेटों और सालारों ने ही रास्ते में ही सुल्तान कैकुमर्स और उसके हमनवा जो उमरा थे उनको कत्ल कर दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया और ख़ुद बहादुरपुर में जलालुद्दीन खिलजी के पास पहुंच गए। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली के अक्सर बाशिंदे खिलजियों के इक़्तिदार को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो दिल्ली के उमरा और जो सालार थे वो जलालुद्दीन खिलजी के हक़ में थे। इसी बिना पर अहले दिल्ली का एक बहुत बड़ा गिरोह सुल्तान कैकुमर्स की मदद के लिए और खिलजियों से मुकाबला करने के लिए भी तैयार हो गया था। ये लोग दरवाजे पर आके जमा हो गए, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी हासिल ना हुई और उन्हें मुंतशिर कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के उमरा के अलावा दीगर उमरा की एक बहुत बड़ी तादाद इस दिन जलालुद्दीन के हल्के बगोशा में शामिल हो गई, जिससे जलालुद्दीन खिलजी की ताकत और क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा हो गया। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान का जो सुल्तान था वो ज़िंदा था, लेकिन फालिद की वजह से वो किसी काम का नहीं था। इस कैकुबात ने अपने दौर में कुछ लोगों को किसी वजह से कत्ल करवा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुबात के हाथों कत्ल होने वाले लोगों और उनके बच्चों को एक जगह पर जमा किया और उन्हें इस बात पर उकसाया कि वो अपने माँ और बाप का बदला सुल्तान कैकुबात से लें। उनके फैमिली के लोग इस बात पर तैयार हो गए और वो सब इकट्ठे होकर सुल्तान कैकुबात की तरफ रवाना हुए, जो कि उस बीमारी की वजह से पहले ही तकरीबन नीम मुर्दा हालत में मौजूद था, बस उसका सांस का रिश्ता ही बाकी था। उन फैमिली के अफराद ने सुल्तान कैकुबात को
उसी वक्त कत्ल कर दिया और फिर उसकी जो लाश थी उसको दरिया जमुना में बहा दिया। सुल्तान कैकोबाद से जान छुड़वाने के बाद अभी भी जलालुद्दीन खिलजी के सामने दो बड़ी रुकावटें थीं। एक सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का बेटा बोगरा खान था जो इस वक्त लखनौती का हाकिम था और वहीं क़याम किए हुए था। दूसरा सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का भतीजा मलिक अच्छू था जो हुकूमत का दावेदार भी था। अब जलालुद्दीन खिलजी ने सुल्तान कैकोबाद को कत्ल करने के बाद तकरीबन 71 साल की उम्र में सुल्तान का तख्त संभाला और अपने आप को उसने शहंशाह करार दे दिया। उसने मलिक अच्छू को कड़ा का हाकिम मुकर्रर करके ओद की तरफ रवाना कर दिया। इस तरह पहली बार सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के पोते सुल्तान कैकोबाद के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत सल्तनत गौर के तुर्क नज़ाद ग़ुलामों के हाथों से निकलकर खिलजियों के कब्ज़े में चली गई और हिंदुस्तान में खिलजियों का पहला सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हुआ था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जब ने तख्त संभाला तो उसकी उम्र तकरीबन 71 साल थी। तख्त नशीन होने के बाद उसने जुल्म व सितम से किनारा कशी इख्तियार की और वो एक नहायत ही अच्छा और एक नेक हुक्मरान था। उसने जितना अरसा भी हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी उससे किसी को भी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं मिली थी। इसके अलावा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने दरिया जमुना के किनारे एक बहुत बड़ा खूबसूरत बाग भी लगवाया था और इस बाग के इर्द गिर्द पत्थर और चूने की एक फसील बनवाई थी और वो अपने अमरा और हिमायतियों को हमेशा तामीरात करने की तरगीब देता रहता था। जलालुद्दीन ने नए दौर हुकूमत के कैलो खरी में मस्जिदों और बाज़ारों का एक खूबसूरत सिलसिला भी तमीर करके शहर को एक नए नाम दिया था। इस नए शहर और नई इमारत की तामीर की वजह से जो दूसरे उमरा और जो सालार थे वो भी इसी शहर में आने लगे। सरकर्दा लोगों ने बादशाही महल के आसपास अपने महल तमीर करवाने शुरू कर दिए और रफ्ता रफ्ता हालत यहाँ तक पहुँची कि दिल्ली का जो शहर था वो एक दफ़ा फिर वीरान हो गया और जो नया शहर बनाया गया था वो तरक्की याफ्ता हो गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने तख्त नशीन होने के बाद इब्तदाई अयाम में मुल्क गिरी की तरफ तवज्जो दी। सल्तनत के उमूर की निजामदेही में के साथ साथ सियासत से भी काम लिया। उसने ख़ानदान ग़ुलामा के आखिरी नामवर सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के भतीजे मलिक अच्छू को कड़ा का हाकिम मुकर्रर किया और उसे ओद की तरफ रवाना किया। अपने भाई को भी खिताब दिया। उसने अपने तीनों बेटों को खिताबात से नवाजा। बड़े बेटे को इख्तियारुद्दीन खान खानान, मंजले को अरकली खान और सबसे अपने छोटे को अकदर खान के खिताब दिए। इनमें से हर एक को उसने जागीरें भी अता की। इसके अलावा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भाई शहाबुद्दीन मसूद के बेटों यानी भतीजों को भी शाही इनायात से नवाजा। इनमें अलाउद्दीन खिलजी था जो बाद में हिंदुस्तान का बादशाह बना और अलाउद्दीन का दूसरा भाई अलमास बेग भी शामिल था। इन दोनों की परवरिश भी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने खुद की थी और उसने अलाउद्दीन खिलजी को अपने मुराद में शामिल किया था और इसके भाई अलमास को उसने खिताब और जागीरें भी अता की थी। इसके अलावा सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने भांजे मलिक अहमद हबीब को बारबक और एक सालार मलिक खुर्रम को मीरवर के ओहदे पर सरफराज किया। ख्वाजा खतीब को वज़ीर मुमलिकत और फ़खरुद्दीन को कोतवाल मुकर्रर किया। तख्त नशीनी के बाद सुल्तान जलालुद्दीन के लुत्फ़ करम और इनायात की आम शोहरत हुई। इसकी खसूसियात और रहमदिली और उसके इनाम इकराम का चर्चा चारों तरफ हुआ। तब वो लोगों में हर दिल अजीज़ हो गया। इन हालात में दिल्ली के मशहूर और कदीम मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान के अरकान जो इससे पहले ख़ानदानी ग़ुलामों की नौकरी में रह चुके थे और वो खिलजी के सामने सारे हम तस्लीम करने को अपनी तौहीन समझते थे, वो भी दिल्ली से निकलकर शहरों की तरफ आ गए। इन तमाम उमरा ने अलाउद्दीन खिलजी के सलूक को देखकर उसके हाथ पर बैत कर ली।
जब सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि हर आम व ख़ास अब मुतमईन है और चारों तरफ अमन व अमान का दौरा है, तो वो कैलोखरी का महल छोड़कर कदीम दिल्ली में आया। जब वो दिल्ली के में बादशाही महल के करीब पहुंचा तो उसने 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की और दिल्ली के बादशाहों के तख्त पर रौनक अफरोज़ हुआ। दिल्ली के कदीम तख्त पर बैठकर जलालुद्दीन ने लोगों को बुलंद आवाज़ में मुखातिब करते हुए कहा, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा करूँ। एक वो दिन था जब मैं इस तख्त के सामने ज़मीन बोस होकर हाथ बांधे खड़ा रहता था और आज मैं खुद इस तख्त पर बैठा हूँ और मेरे बहुत से अजीज़ और हमदर्द जो हर लिहाज से मुझसे बेहतर थे, वो लोग आज हाथ बांधे मेरे सामने खड़े हैं। शाही तख्त पर थोड़ी देर बैठने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के ख़ास महल का रुख किया। जब वो गियासुद्दीन बलबन के महल में उस जगह पहुंचा जहां सुल्तान बैठा करता था, तब जलालुद्दीन खिलजी अपने घोड़े से उतरा। उसे घोड़े से उतरते देखकर उसके एक अमीर हबीब अहमद ने फ़ौरन उससे मुखातिब करके वो कहा कि अब ये महल आपकी मलकियत है। अपने ख़ास महल में शाही आदाब को महफूज रखना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब अपने अमीर के ये अल्फाज सुनकर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, ये सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का महल है, वो मेरा आका था और मैं अपने आका और वली नेमत की इज़्ज़त और हुर्मत करना अपने लिए बाइस एज़ाज़ समझता हूँ। इस पर उसके अमीर ने जवाबन कहा, अब हजूर को इसी महल में क़याम करना चाहिए। ये सुनकर जलालुद्दीन मुस्कुराया और कहने लगा, इस महल की बुनियाद सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने अपने ज़माने में डाली जब मैं उसके उमरा की सफ़ में शामिल था। इसकी तामीर में सुल्तान बलबन ने अपने ज़ाती रुपए से की थी, इसलिए इस महल के मालिक सुल्तान गियासुद्दीन के बलबन के वारिस ना कि मैं हूँ। लेकिन इस पर अमीर ने कहा कि नहीं आली पना, ये महल अब आपका ही है। लेकिन जलालुद्दीन ने इस की बात को रद्द कर दिया और वो घोड़े से उतरकर पैदल ही उस महल में दाखिल हुआ। जब वो वहाँ गया जहाँ पर सुल्तान गियासुद्दीन बलबन बैठा करता था, तो सुल्तान गियासुद्दीन ने ये जगह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ से वापसी के बाद सुल्तान जलालुद्दीन अपने रिहाइश गाह गया। रिहाइश गाह आने के बाद उसने एक अजीम व शान जश्न मुसर्रत तरतीब दिया और इस जश्न मुसर्रत के मौके पर उसने अपनी 2 इंतहाई खूबसूरत और परी जमाल बेटियों में से एक की शादी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से कर दी और दूसरी की शादी उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन अलमास बेग के साथ कर दी। सुल्तान जलालुद्दीन उन लोगों में से शामिल था कि जिन्होंने बादशाहत को अपनी लालच या हवस की वजह से हासिल नहीं की थी, बल्कि जलालुद्दीन खिलजी ने मजबूरी के आलम में हिंदुस्तान का तख्त संभाला था। क्योंकि सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की वफ़ात के बाद उसके नाअहल हुक्मरानों ने अमूर सल्तनत और जो उसके उमरा थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा आपस में दूरियां पैदा कर दी थी कि जिसकी वजह से जो सल्तनत का निज़ाम था वो दरहम बरहम हो चुका था। हर अमीर का, हर सलार का अपना मुँह था। सल्तनत बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी, गरीब आवाम लुट रही थी, किसी को भी रियाया का या आवाम का कोई ख्याल नहीं था। सल्तनत का जो ख़जाना था वो लुट रहा था। सल्तनत में आए दिन बगावतें, शोरशें जो थीं वो हद दर्जा बढ़ रही थी। सल्तनत के जो तुर्क अमीर थे वो अपनी मनमानी किया करते थे। तो ऐसे हालात में सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी वो वाहिद हुक्मरान था कि जिसके दिल में ये बात थी कि सल्तनत गुलामा के आखिरी सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के जो उसके आका हैं और जो उसके मोहसिन हैं, उसकी हुकूमत और उसकी जो ये सल्तनत है, उसकी जो हालत है वो ऐसे नहीं होना चाहिए। सल्तनत की ये हालत देखकर जलालुद्दीन फ़िरोज़ अंदर ही अंदर रोता था और उसने ये तहैया कर लिया था कि वो इस सल्तनत को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा करेगा। लेकिन इसने संजीदा होकर कुछ कोशिशें भी की थी, लेकिन जो तुर्क उमरा और जो सालार थे वो किसी सूरत भी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे थे। तो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने ये मजबूरी के आलम में तख्त संभाला था। उसे तख्त व ताज की कोई लालच नहीं थी, क्योंकि जब
उसने तख्त संभाला, उसकी उम्र तकरीबन 71 साल थी और कब्र में उसकी टांगें थी। लिहाजा कुछ लोग जो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आखिरी उम्र में वो लालची हो गया था, ये सरासर गलत है। उसने अपने आका और मोहसिन सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन की हुकूमत और अपनी रियाया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने ये तख्त संभाला था। तख्त संभालने की जो दूसरी बड़ी वजह थी वो ये थी कि उस वक्त जो मंगोल थे वो पे दर पे हिंदुस्तान पर हमले कर रहे थे और ऐसे में उन के हमलों से बचाव के लिए तख्त पर एक मजबूत शख्स का बैठा होना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त जो सुल्तान ग़ियासुद्दीन के जो जानशीन थे वो बिल्कुल नाअहल थे और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मजबूती के साथ मंगोलों के हमलों से हिंदुस्तान की आवाम को बचा पाता। लिहाजा जलालुद्दीन ने ये तख्त मजबूरी की आलम में हासिल किया था, उसने शौकिया ये नहीं किया था। तख्त संभालने के तकरीबन 5 साल बाद ही जो है उसे उसके उमरा और वफ़ादारों ने ये बात बावर करवा दी थी कि उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो है वो उसको कत्ल करके तख्त खुद लेने के चक्कर में है। जलालुद्दीन ने उन लोगों की बातों को ये कहकर रद्द कर दिया कि मैंने अलाउद्दीन को जो है अपना बेटा और बनकर पाला है, अलाउद्दीन मेरे साथ कभी भी ये धोखा नहीं कर सकता। उन उमरा ने कई एक सबूत भी पेश किए, लेकिन सादा दिल और रहम दिल जलालुद्दीन महमूद खिलजी ने ये बातें रद्द कर दी। इन्हीं दिनों में अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिंदू रियासत पर हमला किया और उसे फ़तह कर लिया। जब वो फ़तह हुई तो अलाउद्दीन ने अपने भाई अल्मास बेग के ज़रिए सुल्तान जलालुद्दीन को ये पैगाम भेजा कि हमने एक हिंदू रियासत की जो दौलत से माला माल थी उसको हमने फ़तह कर लिया है और जो बहुत सारा इनाम इकराम और जो रुपए हैं वो आपकी खिदमत में हम पेश करना चाहते हैं, तो आप तशरीफ़ लाएं और जो ये इनाम इकराम है आप अपने हाथों से ख़ुद वसूल करें। ये बात सुनकर जलालुद्दीन खिलजी बहुत खुश हुआ और अपने उमरा और चंद सिपाहियों के साथ अपने भतीजे की तरफ रवाना हुआ। जब वो वहाँ से जा रहा था तब भी उसे इस बात से आगाह किया गया था कि आप वहाँ पर मत जाएं, क्योंकि ये आपको अलाउद्दीन की तरफ से कत्ल करने की साजिश है। लेकिन उसको अपने भतीजे पर इतना ज़्यादा एतमाद था कि उसने उन सब की बातें रद्द कर दी और अपने भतीजे की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही वो वहाँ आया जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर के साथ मौजूद था, कि कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा को देखा तो उस वक्त वो फ़ौरन जो है उसके पास आया और अपने चचा के कदमों में गिर गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने प्यार से उसको वहाँ से उठाया, उसकी गाल पर हल्की सी चिपत लगाई और बड़े लुत्फ़ आमेज़ लहजे में कहने लगा कि मैंने तुझे बड़े प्यार और लाड से पास पोल कर बहुत बड़ा किया है और अपने बेटों से भी ज़्यादा जो है मैंने तुम्हारी इज़्ज़त की है और मैंने तुमको अभी अपनी बेटी भी दी है और लोग मुझे कहते हैं कि तुम मेरे ख़िलाफ़ हो, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैंने इस चीज़ को रद्द कर दिया है। ये कहकर सुल्तान जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, अलाउद्दीन ने कुछ लोगों को अपने चाचा को कत्ल करने के लिए इशारा किया। ये इशारा पाते ही वो तेज़ी से आगे बढ़े और उनमें से एक शख्स के जिसका नाम महमूद बिन सालिम था वो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर सुल्तान जलालुद्दीन पर तलवार का एक वार किया। सुल्तान जलालुद्दीन गो के बहुत बूढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत हौसलामंद और दलेर शख्स था। तलवार का वार खाकर भी वो बच गया और जो उसके साथियों जो पीछे खड़े थे उनकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ा तो उसने गुस्से में सुल्तान अलाउद्दीन से कहा कि ए बदबख्त अलाउद्दीन, तूने ये क्या कर दिया। ये कहते ही जलालुद्दीन आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जो है जो अलाउद्दीन की फ़ौज थी उन्होंने आगे बढ़कर सुल्तान जलालुद्दीन फ़िरोज़ को कत्ल कर दिया। यूँ तकरीबन
अपनी हुकूमत के 6 साल बाद तकरीबन 76 साल की उम्र में ये नेक दिल और ये रियाया परवर हुक्मरान अपने ही भतीजे